नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर का मैथमेटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं। मीन्स हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि केडी एग्जैक्टली हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे केडी की वैल्यू साइन एम बीटा बाई टू अपन एम साइन बीटा बाई टू होता है, एम साइन बीटा बीटा इन सब का मीनिंग क्या है। बच्चों ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के साथ साथ आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चंस और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते ही हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्या कोई सिनोनिम्स है। तो हाँ, कुछ बुक्स में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम स्प्रेड फैक्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर ब्रीथ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कहीं स्प्रेड फैक्टर हो, ब्रीथ फैक्टर हो या फिर आपका केडी हो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इन सभी का मतलब एक है। अब यहाँ क्वेश्चन एक बनता है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बना कैसे। तो आप जानते हैं हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जगह पे सिंक्रोनस जनरेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं ताकि जो वोल्टेज का वेवफॉर्म का क्वालिटी है वो इंप्रूव कर सकूं, साइनसोइडल बना सकूं। और इसके वेवफॉर्म के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जब हमने कंसंट्रेटेड की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करी बच्चों, तो ओवरऑल जो ईएमएफ जनरेट होता था उसकी वैल्यू में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ। अब क्वेश्चन ये था कि वो रिडक्शन कितना हुआ। तो उस रिडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्टर हमने डेवलप किया। दैट फैक्टर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ब्रीथ फैक्टर या फिर स्प्रेड फैक्टर। तो आइए सबसे पहले हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मैथमेटिकल डेफिनेशन समझते हैं और साथ में इसके डेरिवेशंस को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। सबसे पहला और कॉमन है कि ये दो सम का रेशियो होता है। कौन से सम का? एक होता है फेजर सम, जो हम फेजर सम लेंगे, और दूसरा होता है अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल्स। मींस इट इज द रेशियो ऑफ फेजर सम ऑफ कॉइल्स वोल्टेज पर फेज, क्योंकि मैं पर फेज के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, टू द अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल पर वोल्टेज पर फेज। यानी ये दो वोल्टेज का फेजर सम का और अर्थमेटिक सम का ये रेशियो है, और इसीलिए इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लेते हैं जो कि एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। याद रखिएगा केडी की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी। वो कब होगी? जब हमारा डिस्क यानी केडी की वैल्यू 1 लाने के लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज करना पड़ेगा। तो आइए इस डायग्राम की मदद से हम डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। बेसिक एस्केलेटर आर्किटेक्चर मैंने आपके सामने रखा है। मैंने क्वाइल्स रखे हैं, जिन क्वाइल्स, ये सभी क्वाइल्स है मेरे, और इन क्वाइल्स को मैंने नोमेनक्लेचर दे दिया है एसी सी डी। तो मेरे पास मल्टीपल क्वाइल्स होंगे, यहाँ पे एम नंबर ऑफ क्वाइल्स होंगे, जहाँ पे मैंने 4 क्वाइल का एग्जांपल दिया है आपके सामने। सबसे पहला क्वाइल है एसी, दूसरा सी डी, तीसरा डी, और अगला ई एफ, आगे डैश 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 है। मीन्स और नंबर ऑफ क्वाइल्स हम चाहे तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है इसीलिए यहाँ दो क्वाइल के बीच में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको यहाँ हम एक लेटर से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड बीटा। किसी और बुक में हो सकता है उसका सिंबल कुछ और हो। तो दोनों क्वाइल के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो बीटा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों क्वाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया एक पॉइंट पे, यानी एक सर्कल का एक आर्क है, सेमी सर्कल का आर्क है। वो पॉइंट पे मैंने इसका सेंटर है प्रोजेक्ट किया, और ये इसका रेडियस होगा। चाहे मैं एसी एओ बोलूं रेडियस होगा, या फिर ओ भी बोलूं, मैं किसी एक को चाहूं तो रेफरेंस ले सकता हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्वाइल के बीच में एंगल बीटा था, उसी तरीके से यहाँ इनके बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज आल्सो कॉल्ड बीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को, इस स्क्वायर को के सेंटर पे मैं एक लाइन दे रहा हूं, यानी स्क्वायर के सेंटर पे एक परपेंडिकुलर लाइन देके मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के समय मैं चाहूँ तो इसको नाम एक दे देता हूँ आपकी समझ के लिए। जैसे यहाँ मैंने नाम दे दिया एम, यानी मिडिल, एम फॉर मिडिल। मैंने डिवाइड कर दिया तो मैंने नाम दे दिया एम। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ जो मिडिल पॉइंट बनाया है, यानी मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि जो एम की वैल्यू होगी, यानी एम की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी आपके एमसी के बराबर। किसी बुक में हो सकता है एम की जगह पे कोई और नोमेनक्लेचर हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा जैसे मैंने यहाँ बाइसेक्टर लगाया तो यहाँ एंगल भी डिवाइड हो जाएगा। जो पहले एंगल बीटा था वो डिवाइड होने की वजह से अब एंगल हो गया बीटा बाई 2, यानी इस एंगल की वैल्यू हो गई बीटा बाई 2। याद रखिएगा।
अब चलिए एक नोन क्वांटिटी में मान लेता हूं, जो ये इसका रेडियस है, यानी रेडियस है इस सर्कल का, तो रेडियस को मैं फिक्स कर देता हूं बच्चों, एज्यूम कर लेता हूं, जो कि नोन क्वांटिटी है, वो मैंने मान लिया ओ ए। ये एक नोन क्वांटिटी है। तो नोन क्वांटिटी होने की वजह से मैं अब चाहूं तो इस क्वांटिटी के रेफरेंस में अदर पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो चलिए अब मैं इस AC की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो देखिएगा यहाँ पे बच्चों, AC की जो वैल्यू है वो सम होगी किसके, AM प्लस MC का। और AM और MC आपस में क्या है, बराबर है। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूं इट इज द सम ऑफ 2 इंटू AM। ध्यान दीजिएगा, इट इज द सम ऑफ 2 इंटू AM, यानी जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, इसीलिए मैंने यहाँ डबल कर दिया। अब मुझे AM को कैलकुलेट करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। आप सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। OA नॉन क्वांटिटी है, OA के साथ एंगल है β/2, जिसके साथ एंगल होता है वो बनता है कॉस कंपोनेंट, और उसका परपेंडिकुलर बनता है साइन कंपोनेंट। तो ये जो AM होगा बच्चों, इस AM की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी OA, यानी OA इसका रेडियस हो गया इंटू साइन β/2, और जबकि ये वाला जो सेंटर में मैंने डिवाइड किया है, इसकी जो लेंथ होगी दैट इज OA cos β/2। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पे AM को मेंशन कर दिया, दैट इज 2 OA sin β/2। अब ये तो बच्चों एक क्वाइल के लिए था। अगर मेरे पास ऐसे मल्टीपल क्वाइल होते तो क्या होता, जैसे एक क्वाइल था तो मैंने लिख दिया AC, दूसरा क्वाइल होता तो CD, तो मैं दूसरे क्वाइल को फिर से जितनी लेंथ इसकी होगी AC की, उतनी ही लेंथ CD की होगी, उतनी ही लेंथ DE की होगी, उतनी ही लेंथ EF की होगी। ऐसे अगर मेरे पास 2 क्वाइल है तो डबल कर दूंगा, 4 क्वाइल है तो 4 गुना कर दूंगा, और अगर M नंबर ऑफ क्वाइल है तो मैं इसको M गुना कर दूंगा। मीन्स अगर मैं इन सबका अर्थमेटिक सम, सबका सम लेना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं द अर्थमेटिक सम ऑफ M नंबर, स्मॉल m लिया है, ध्यान दीजिएगा, M नंबर ऑफ क्वाइल्स इक्वल टू क्या होगा, सबको जोड़ो M टाइम्स, तो क्या होगा, मैं M से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दैट इज M इंटू 2 इंटू OA साइन β/2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मेंशन कर दिया है, याद रखिएगा। मीन्स मैंने कहीं ना कहीं अर्थमेटिक सम को कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे इसका फेजर सम कैलकुलेट करना है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा उसको मैंने मान लिया AB, और इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू है दैट इज ER। तो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं बच्चों फेजर सम। तो बच्चों अब आइए हम फेजर सम कैलकुलेट कर लेते हैं अर्थमेटिक सम के बाद। तो फेजर सम जो होगा वो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, और यहाँ फेजर सम को मैंने ER बोला है, रिजल्टेंट वैल्यू ER बोला है। मींस फेजर सम यहाँ पे ER है, और ER के लेंथ को मैंने AB बोला है यहाँ पे मेंशन, तो मैंने AB मेंशन कर लिया। अब बच्चों जैसा इस क्वाइल में मैंने बाइसेक्टर मेंशन किया था, वैसे अब हम अगले क्वाइल में भी, यानी इस क्वाइल का भी बाइसेक्टर लेंगे, और इसके बाइसेक्टर को मैंने नया नोमेनक्लेचर दे दिया, दैट इज G। अब यहाँ G को मैंने O से इंटरसेक्ट किया तो बाइसेक्टर बना। मीन्स बाइसेक्टर का मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मीन्स मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि बाइसेक्टर की वजह से ये जो AB होगा ये सम होगा AG प्लस का GB का। चूंकि AG और GB की वैल्यू आपस में बराबर है बच्चों, इसीलिए मैं चाहूं तो लिख सकता हूं ER is equal to AB and that is equal to twice of AG। आप चाहे तो twice of GB भी मेंशन कर सकते हैं। अब आइए इसके एंगल की बात करते हैं। एक एंगल जो था दो क्वाइल साइड्स में, एक जो एंगल था वो था बीटा। ऐसे मेरे पास M नंबर ऑफ क्वाइल्स है, तो स्वाभाविक है जो टोटल एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहां मैं बाहर इसको लिखता हूं, दैट विल बी इक्वल टू M बीटा। क्योंकि एक क्वाइल साइड का एंगल अगर बीटा है, मेरे पास M क्वाइल्स हैं, तो टोटल एंगल हो गया M इंटू बीटा। और बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे लगाया, तो इस बाइसेक्टर का जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू M β/2, यानी हाफ एंगल होगा। तो आइए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी इन ट्रायंगल मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, ट्रायंगल
ए जी ओ या फिर ए ओ जी। तो मैं यहां लेता हूं इन ट्रायंगल ए जी ओ। अब आप देखिएगा एजीओ ट्रायंगल में जो एओ है वो नोन क्वांटिटी है, पहले ही मैं बता चुका हूं, वो क्या है, रेडियस है। अब इस AO और इस OG के बीच में जो एंगल है दैट इज n बीटा बाई 2, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट बनाता है और दूसरा साइन कंपोनेंट बनाता है। तो ये जो AG है ये इसका साइन कंपोनेंट बनेगा। मींस मैं हम बोल सकता हूं कि AG की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू OA और एंगल कौन सा बनेगा, साइन m बीटा बाई 2, यानी एंगल जो हाफ है वो कितना है, m बीटा बाई 2 बाइसेक्टर होने की वजह से। तो इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं यहां मेंशन कर सकता हूं रिजल्टेंट वैल्यू यानी फेजर सम ई आर यानी ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओ ए साइन m बीटा बाई 2, यानी ओ ए साइन m बीटा बाई 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे फाइनली केडी कैलकुलेट करना है। अब केडी की वैल्यू क्या थी बच्चों, दो सम का रेशियो था, यानी मुझे केडी कैलकुलेट करना है तो केडी रेशियो है किसका, कौन कौन से सम का बच्चों, तो फेजर सम का। ध्यान दीजिएगा, फेजर सम अपॉन, यानी फेजर सम ऑफ क्वाइल अपॉन कौन सा सम, अर्थमेटिक सम, यानी फेजर सम एंड अर्थमेटिक सम का ये रेशियो है। तो आप मुझे बताएंगे कि फेजर सम कितना था, तो वो था ई आर यानी 2 इंटू ओ ए साइन m बीटा बाई 2। आप मुझे बताएंगे अर्थमेटिक सम कितना था, तो अर्थमेटिक सम था इक्वेशन 2 में और उसकी वैल्यू थी m इंटू 2OA साइन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन बीटा बाई 2। अब यहाँ कुछ मैं अगर OA को एक वैल्यू मान लेता है, चाहो तो मैं रेडियस r मान लेता हूं, तो यहाँ 2r लिखा होता, तो यहाँ 2OA से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो KD का वैल्यू बचेगा बच्चों वो क्या बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई m साइन बीटा बाई 2, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, स्प्रेड फैक्टर और ब्रीथ फैक्टर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीटा और एम बीटा को मैंने इलेक्ट्रिकल डिग्री में लिया था, जहां पे एम बीटा फेज स्प्रेड कहलाता है हमारे यहाँ पिच का, यानी हमारे जो दो क्वाइल थे, जो टोटल क्वाइल थे हमारी वाइंडिंग की, ए बी रिजल्टेंट वैल्यू, उसका फेज स्प्रेड कहलाता है हमारा एम बीटा। अब यहाँ बच्चों केडी की वैल्यू कितनी होगी, तो केडी का जो रेंज होता है वो भी समझ लेते हैं और साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था और अगर हार्मोनिक्स डेवलप होता है तो केडी की वैल्यू क्या होगी। साथ में मैं आपके साथ एम और एन और बीटा का वैल्यू भी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। अब आइए बच्चों यहाँ समझते हैं कि अगर हार्मोनिक्स है तो फिर क्या केडी की वैल्यू कांस्टेंट यही होगी साइन एम बीटा बाई 2, एम साइन बीटा बाई 2, या फिर चेंज होगी। इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि अगर मेरे पास फंडामेंटल है हार्मोनिक, यानी फर्स्ट हार्मोनिक है, फंडामेंटल हार्मोनिक है, तो फंडामेंटल हार्मोनिक में आपकी जो केडी की वैल्यू है वो एग्जैक्टली यही होगी जो आपने लिखा है, दैट इज साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए है। लेकिन अगर थर्ड हार्मोनिक होगा बच्चों तो इसी केडी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये केडी की वैल्यू हो जाएगी साइन एम 3 बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन 3 बीटा बाई 2। और अगर आरथ ऑर्डर का हार्मोनिक है बच्चों तो उस कंडीशन में जो केडी की वैल्यू होगी वो होगी साइन एम आर बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन आर बीटा बाई 2। मीन्स इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, आपसे न्यूमेरिकल में जिस ऑर्डर का वो हार्मोनिक पूछेगा यहाँ आर की वैल्यू वो लिख लीजिएगा, थर्ड ऑर्डर में 3, फिफ्थ ऑर्डर में 5 और सेवेंथ ऑर्डर में 7, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ बच्चों दो और इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज में से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला था एन। एन क्या है, तो एन होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
एम की वैल्यू होती है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, यानी एम को हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, यानी एक पोल पे कितने स्लॉट्स हमने लगाए हैं, दैट इज कॉल्ड एन। अब एन के बाद हमारे पास अगला सिंबल है दैट इज एम। एम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, मींस पर पोल, और साथ में पर फेज यानी एक फेज के लिए होता है, इसीलिए हम एम को बोलते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी स्लॉट्स डिवाइडेड बाय पोल इनटू फेजेस। अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं दैट इज बीटा। यानी बीटा क्या होता है, तो जो फेज स्प्रेड होता है बच्चों फुल पिच में वो कितना होता है 180 डिग्री। तो फुल पिच में 180 डिग्री का जो स्प्रेड होगा डिवाइडेड बाय एन, एन जहाँ पे है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, इसीलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, और पर पोल यहाँ ऊपर चला जाएगा तो इनटू पोल। तो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बीटा आपने यहाँ पे देखा, दूसरा आपने एम नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पुल पर फेज देखा, और एन आपने देखा। इन तीनों की जरूरत आगे आपको न्यूमेरिकल में पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। बीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दो हमारे कॉइल के एडजेसेंट वैल्यूज में, दो एडजेसेंट कॉइल में, और यहाँ हमने इलेक्ट्रिकल डिग्री मेंशन किया है ना कि मैकेनिकल डिग्री। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।